अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करते हैं तो आज के दिन अगेन रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई है और इस वीक के आगाज से जो एक रेंज बाउंड सिचुएशन विटनेस की जा रही है मार्केट के अंदर, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव बट फ्लैट नोट, आज भी उसी मोमेंटम को मार्केट ने फर्दर कंटिन्यू किया। हम देख रहे हैं आज के दिन भी जस्ट 57 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, 41,500 अबव साइकोलॉजिकल बैरियर क्लोजर है और ये हमारे पास नंबर्स इंटैक्ट हैं। बट एनी हाउ यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ इन्फ्लेशन जो कि एक इम्पैक्ट दे रही है, आईएमएफ का डिले, वो जो हमने कल भी डिटेल डिस्कशन किया था। और आज के दिन जो कि न्यूज़ है, खासकर हम बात करें अमेरिकन फेड हाइक के बाद, यहाँ पे जब रेट हाइक होते हैं उसका इम्पैक्ट तमाम चीज़ों पे जाता है। इंटरनेशनल बैंक्स भी उससे काफ़ी हद तक नेगेटिविटी लेते हुए यानी कि लॉसेस बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नंबर्स हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, वो मैं करना चाहूँगी। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें, 5 डेज़ के अंदर इन्होंने तकरीबन $37 बिलियन का लॉस किया है। अगर दूसरी बात करें चार्ल्स श्वाब, इन्होंने भी तकरीबन 32 बिलियन का। इस तरीके से डिफरेंट बैंक्स हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक लॉसेस बुक किए हैं बिकॉज ऑफ दी रेट हाइक। एंड जो अमेरिका के अंदर एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आ रहा है, पूरी इकोनॉमी के अंदर एक इम्पैक्ट आ रहा है, पाकिस्तान भी उससे दूर नहीं है, लोकल भी हम इससे विटनेस करते हैं। हमारे अपने चैलेंजेस हैं लेकिन ये तमाम चीज़ें मिलकर जो इंटरनेशनली और लोकली वो एक इम्पैक्ट देती हैं। तो अभी इस चीज़ को ब्लेम करना कि ये हमारे लिए जो है वो ये चैलेंजेस हैं और ये सही हो सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम। यहाँ पर थोड़े से इश्यूज मौजूद हैं, जो ग्लोबल ट्रेंड चेंज होगा और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के हवाले से। आईटी सेक्टर नाउअडेज वी कैन से दैट इट्स अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस कि हम कोविड के बाद जो एक जॉनरा है यानी कि बिजनेस जॉनरा, वो चेंज होते हुए देख रहे हैं। तो इस चेंजेस के अंदर आईटी की जो एक अपनी शनाख्त है, एक अपनी पहचान है और आईटी की वजह से हम देख रहे हैं ग्लोबली कुछ बिजनेसेस जो हैं वो चेंजेस हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर इसके अपने जो है वो एक चेंजेस आए हैं। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, इकोनॉमिक चैलेंजेस के हवाले से बात करेंगे, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और न्यू स्ट्रैटेजीज अगर लाई जाए तो वो कौन कौन सी हो सकती है। पॉलिसीज़ के हवाले से भी बात करेंगे कि न्यू पॉलिसीज़ अगर आनी चाहिए तो वो कौन सी हो सकती हैं और उसको कैसे इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, कंसिस्टेंट बनाया जाएगा और आने वाले दिनों के लिए एक विजन सेट किया जाएगा। इसके अलावा पोटेंशियल की भी बात करेंगे, आईटी सेक्टर से कितना पोटेंशियल हमें हासिल हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन कैपिटल है, यंगस्टर्स की पॉपुलेशन है, उसको कितना ज़्यादा आईटी सेक्टर के अंदर अगर यूटिलाइज किया जाए तो कितना मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वी आर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है अफजल सैयद साहब ने। आप आईटी एक्सपर्ट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं माजिक ग्लोबल ICAEW के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद है अफरोज मर्चेंट साहब, आप CEO हैं मर्चेंट इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो अफरोज साहब, बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक कंडीशन, खासकर IMF डिले थोड़ा सा नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। एनी हाउ मार्केट के नंबर्स स्ट्रॉन्ग है, मार्केट इंटैक्ट है, बट कॉशियस स्टैंस है। देखिए, IMF इतना तो हम एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि हमने सारी कंडीशंस जो है वो IMF की तो हमने मीट कर चुके हैं जी। और प्लस हम जो फ्लड की वजह से हमें इम्पैक्ट आया है तो उसका तो आई थिंक द वर्ल्ड कम्युनिटी ने इसको कंसिडर किया है। और सेकेंडली अब रिसेंटली जो हैविली डेट कंट्रीज़ है उनके लिए भी IMF सोच रहा है कि किसी तरह उनको रिलीफ दिया जाए। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मैं समझता हूँ कोई ऐसी कंडीशन नहीं रहती है। द ओनली थिंग दैट दे आर सजेस्टिंग कि बस $7 बिलियन का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो गैप है वो किस तरह से फुलफ़िल करेंगे। तो आई थिंक चाइना से भी रोल ओवर की बात हो गई है और आई डाउट बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि $3 बिलियन IMF से आने जून तक, अगर ये जून में तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है तो $4 बिलियन अब तक हमें मिले हैं, तो $3 बिलियन IMF से आने, $4 बिलियन के अभी हमें रिजर्व्स है, प्लस और कुछ हमें जैसा चाइना से हमें रोल ओवर हुआ और मज़ीद कुछ रोल ओवर हो जाते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ डेज। बाकी मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या वजह है कि डिले किया जा रहा है, कोई नॉन वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा है।
राइट चलें जी, अफजल साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी इकोनॉमिक कंडीशन और ख़ास कर इट्स इम्पैक्टिंग ऑन आईटी सेक्टर एज वेल। आईटी सेक्टर की जो अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है वो इस इकोनॉमी के अंदर कैसे फुलफिल हो रही है? दूसरा ये कि एज वी आर नॉट कम्पिटिटिव, अगर हम नेबर्स का मुकाबला करना चाहें तो अभी हम बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हैं, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए लास्ट जो 3-4 साल हैं हमारे, वो ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी ना बड़े टफ थे बिकॉज ऑफ कोविड, पोस्ट कोविड, और उसके बाद अभी करंटली रिसेशन जो डिफरेंट मार्केट्स पे देख रहे हैं, मार्केट्स कोलैप्स कर रही हैं। अच्छा, अब इसमें जो सिचुएशन आईटी सेक्टर ने देखी कि डिलीवरी डायनामिक्स जो है हमारे वो बिल्कुल टोटली चेंज हो गए। पहले जो था लोगों को घरों पे जाके लाइक ऑन साइट काम करना पड़ता था, अब ये वर्क फ्रॉम होम इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर एग्जांपल यूके में बैठे हैं, मैं लंदन में बैठा हूँ, मेरे पास जो है मैनचेस्टर में कोई बंदा बैठ के काम करे या पाकिस्तान कराची में बैठ के करे, बात बराबर है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के लिए हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमारी आईटी जो है, आईटी सेक्टर जो है, इस पर एक बूम हम देख रहे हैं आएगा। अब हमें ये देखना है कि जो उस बूम के लिए हमें पीछे से जो एफर्ट करनी है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स क्रिएशन, हम वो रिसोर्स क्रिएशन किस तरीके से कर रहे होंगे। सही है, तो अब आई बिलीव अगर ये डिलीवरी डायनामिक्स चेंज हुई हैं तो अब हमें पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से ही देखना पड़ेगा कि हम अगर अपनी रिसोर्स पीछे से क्रिएट करें एज मच एज पॉसिबल, और हम देखें कि हम ग्लोबल मार्केट्स में किस तरीके से नए काम पकड़ रहे हैं और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। वेल आपने तो सही बताया है आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट नए काम या कंपेटिटिव होने के लिए अभी कौन से स्टेप्स हैं जो आप समझते हैं रिक्वायर्ड है फॉर पाकिस्तान? कॉम्पिटिटिव देखिए पाकिस्तान की हम कंपटीशन देखें ग्लोबल मार्केट में, जहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज है ना वो हमारी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर साइड ऑफ चैलेंज है, और दूसरा ये कि हमारी अपनी ग्लोबल मार्केटिंग जो है पाकिस्तानी रिसोर्सेज की वो थोड़ी वीक होती है। जब हम ये देखते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसोर्स, हमारा एक छोटा सा पूल है, 3 से 5 लाख रिसोर्सेज होंगी आईटी की, सही है, जो कि टैलेंटेड पूल में काउंट होता है। पाकिस्तान इज इन दी टॉप 5 कंट्री व्हेन इट कम्स टू आईटी सर्विस, ऑफशोर सर्विस ग्लोबल वैल्यू चेन में पाकिस्तान टॉप 5 में आता है। एक तो हमारे क्वालिटी टैलेंट पूल की वजह से, और दूसरा जो हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो लो है, सही है, बहुत ज़्यादा लो है। मगर क्या है कि हम स्केल पे काम नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो देखिए ना, अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज़ अबाउट 230 मिलियन है, और ये सारी पॉपुलेशन है, हम 3 से 5 लाख रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर के लिए, ऑफशोर सर्विसेज के लिए, तो हमें वो रिसोर्स पूल को बढ़ाना है किसी तरीके से, और बैक एंड पे जाके फिर पूरी सप्लाई चेन इंप्रूव करनी है। लाइक यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर एडिशनल यूनिवर्सिटीज़ लाएँ और ये सारे काम हम करेंगे, तो फिर हमें रिसोर्स पूल बढ़ेगा, तो फिर हम जा करके कुछ कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन में भी आ सकते हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करना ज़रूरी है, लेकिन मैं अफरोज़ साहब से अगेन पूछना चाहूँगी। अफरोज़ साहब, आपने देखा इंटरनेशनली जो चेंजेस आए, यानी कि अगर 5 डेज़ की बात करें, कुछ बैंक्स ने काफ़ी लॉसेस बुक किए। सिलिकॉन वैली बैंक जो हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि वो जो है डिफ़ॉल्ट हो गया। आप समझते हैं कि कितना ज़्यादा ये इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है और इससे पाकिस्तान कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? क्योंकि अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो इन्फ्लेशन, हमारे चैलेंजेस, हम इसी को ही अभी रो रहे हैं। देखिए, सिलिकॉन वैली बैंक जो कैलिफोर्निया बेस्ड बैंक है, अगर उसका रूट कॉज आप देखें कोलैप्स क्यों हुआ, देखिए 2008 से व्हेन सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूएसए और पूरे दुनिया को हिट किया था। यूएसए में इंटरेस्ट रेट जो डिस्काउंट रेट जिसको कहते हैं 0 to 25 बेसिस पॉइंट रखा है, यानी ऑलमोस्ट ज़ीरो, एंड दे केप्ट इट एट दिस रेंज फॉर मोर देन 10 years. यूक्रेन क्राइसिस लास्ट ईयर ऑन February 25th जब रशिया ने इन्वेड किया, और उसके बाद दुनिया में ऐसे हालात हो गए कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। यानी आप सोचें यूएसए में इट इज़ लाइक ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट, 150 साल में इतना इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट नहीं हुआ जो इतना हुआ है, रफली 5% जो है कभी नहीं हुआ। 150 साल ये हाई हो गया है। यानी 0.25 से भी हम कैलकुलेट करें 5%, तो ये 20 गुना बनता है। यानी हमारा, आप इससे कंपेयर करें, पॉलिसी रेट अगर 2 साल पहले 7% था और 20 टाइम्स हो जाता है, यानी 140% इंटरेस्ट रेट हो जाता है, तो हमारा क्या हाल होता। तो ये जो सिलिकॉन वैली बैंक था, ये स्टार्टअप्स और जो वेंचर कैपिटल उनको काफ़ी दे रहा था, एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये बहुत ही दे कैन develop and sustain or grow only when there is low rate of interest, because इसमें लोग रिस्क काफ़ी लेते हैं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न भी बहुत अच्छा होता है। तो वो एक इन्होंने, इनका मेजर एक्सपोजर जो है वो इनमें था, जिसकी वजह से जो है
इंटरेस्ट रेट जब इतने हाई हो गए, यानी 2000% इंटरेस्ट बढ़ जाना, तो ये फिर हर एक को देना, अगर लेट जस्ट अज्यूम पॉलिसी रेट 2 साल पहले हमारा 7% था और 6 मंथ काइबोर वाज आल्सो 7%, 7 + 3% पे गाड़ियों पे 10% पे लोन दे रहे थे 2 साल पहले। अब वही 6 मंथ काइबोर ही चलेगा प्लस 3% फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स एज वेल। अब पॉलिसी रेट हो गया 20% और 6 मंथ काइबोर हो गया 21%। तो जहाँ 10% पे लोन ले रहे थे 2 साल पहले, अब 7 साल तक लोन तो उनको वापस करना है ना, गाड़ी वरना गाड़ी बैंक जब्त कर लेगा। तो वो अब उनको जो है वो 24% पे इंटरेस्ट देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। 10% से 24% यानी 140% 2 साल के अंदर बढ़ जाना बगैर उनकी कोई पर्सनल गलती की वजह से। तो ये जो है इस वजह से हुआ है। लेकिन एक जो खुशाइन बात यूएसए में और हमारे यहाँ भी है कि $250,000 तक जो है डिपॉजिट प्रोटेक्शन फंड होता है यूएसए में, कि $2.5 लाख तक का अगर आपका अकाउंट में पैसे हैं तो आपको पूरे मिलेंगे। और उसके बाद जेनेट एलन जो है गवर्नमेंट में, और जो जेरेमी पावल है चेयर फेड, उन्होंने ये किया है कि सबको इंशाल्लाह यानी इन फुल मिलेगा। हमारे यहाँ ये डिपॉजिटर प्रोटेक्शन फंड $500,000 का है। आई थिंक इसको रेज करने की ज़रूरत है, विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर एटलीस्ट वो पीपल, कि अगर कोई बैंक कोलैप्स होता है, और मैं कहता हूँ शायद हमारे रेगुलेटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई वांट टू गिव क्रेडिट टू आवर सेंट्रल बैंक। ये बिकॉज़ अगर हम मार्केट की बात करें तो बहुत ज़्यादा रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। 20 साल में एक ही बैंक मुझे नज़र आया जो कोलैप्स हुआ है, केएसबी बैंक। 2008 क्राइसिस में जब शुरू हुआ था यूएसए में, 100 से ज़्यादा बैंक्स हर साल कोलैप्स हो रहे थे, अब तो वो कम हो गए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो और इंटरेस्ट की लालच में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, वहाँ वन हैज़ टू सी लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग क्या है। आपके सेंट्रल बैंक की वेबसाइट में आपको हर बैंक की क्रेडिट रेटिंग मिल जाएगी। तो वन हैज़ टू सी कि भाई वन हैज़ टू सिक्योर द प्रिंसिपल रादर देन अर्निंग हायर इंटरेस्ट एंड मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन एट रिस्क। ये एक पॉइंट है जिससे हमें पता चलता है कि सेविंग के लिए क्या चीज़ जो है वो सिक्योर है। अगर हमें सेविंग्स ही करनी है तो मार्केट इज़ द बेस्ट प्लेस। अगर थोड़ा सा रियल एस्टेट की तरफ चले जाएं, लेकिन स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट प्लेस। कहाँ आपको कोई ऐसी नेगेटिविटी या कोई ऐसा कोलैप्स जो है वो नहीं होता, उसमें आपको थोड़ा सा डिविडेंड यील्ड पे फोकस करके अगर आप फाइल करें चीज़ें तो बेहतर होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहता हूँ वन शुड इन्वेस्ट इन, लाइक वो कहते हैं कि भाई वन शुड इन्वेस्ट इन यानी डिफरेंट वैरायटी में होता है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। आपकी प्रॉपर्टी में भी आप करें, आप जो फिक्स इनकम अगर आज बैंक ट्रेजरी बिल्स पे आपको 21% दे रही है 3 मंथ्स ट्रेजरी बिल पे, आप उसमें भी करें, आप स्टॉक्स में भी करें हाई डिविडेंड यील्ड। लेकिन प्रॉपर्टी का मैं सिर्फ ये कहूँगा कि प्रॉपर्टी में एक ये नहीं कि हमें ये भी देखना है कि हम मुल्क को क्या फ़ायदा पहुँचा रहे हैं जिस मुल्क में हम रह रहे हैं। कि भाई अगर हम प्रॉपर्टी में एक मैदान हमने 1000 गज का ले लिया 20 साल पहले, वो आज भी मैदान है, तो मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ। सो दिस इज़ वाई इट शुड बी ए कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। हमारी प्रॉपर्टी की प्राइसेस आर्टिफिशियल इतनी हो गई है बिकॉज मैदान खरीदते 20-20 साल तक रखते हैं। जो बच्चा बेचारा यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके आता है, उसको 2 बेडरूम का अपार्टमेंट 3 करोड़ का वो पूरी ज़िंदगी भर नहीं ले सकता अगर लाख रुपए पे तनख्वाह पे शुरू हो। दुनिया भर में इतनी प्रॉपर्टी नहीं बढ़ती है क्योंकि वो नॉन प्रोडक्टिव नॉन कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी को डिस्करेज करते हैं। हमारे यहाँ जो है वो ब्लैक का पैसा इतना है तो वो सारा वहाँ चला जाता है। तो मैं इसमें प्रॉपर्टी में मैं लोगों को कहता हूँ अगर आप कन्वर्ट करें, मैं कहता हूँ डॉलर, कहते 200 का जब डॉलर था 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। मैंने कहा डॉलर अगर 1000 रुपये का हो जाता है तो मुझे और आपको फ़ायदा होगा ना, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। अगर वो पेट्रोल 1000 रुपये पर लीटर हो जाएगा तो क्या आपको फ़ायदा होगा, तो मुल्क को तो फ़ायदा नहीं होगा। डॉलर में पैसे लगाना, आई हैव नेवर बॉट इन माई लाइफ, नेवर बॉट डॉलर इन माई लाइफ। I bought dollars only when I had to send fees to my daughter in USA और मुझे ट्रैवल करना हो। इसके अलावा मेरे बैंक में $1 नहीं है because this is a non-productive investment. You're working against the country. आप समझे, तो ये नॉन प्रोडक्टिव रिफॉर्म्स लाने, अगर चेंजेस लाने तो अपने आप से लाना पड़ेंगे। एज अ रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी आपका ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चीज़ को फुलफिल करें और अपने मुल्क के लिए भी सोचें। जो एक हिस्सा डाल सकते हैं वो डालें। मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगी और अफजल साहब से पूछना चाहूँगी। अफजल साहब, यहाँ पर जब हम ग्लोबल चेंजेस की बात करते हैं तो क्या चेंजेस हैं जो आप समझते हैं कि IT के लिए
काइंड ऑफ एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसको कि कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से या आईटी के अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं? आई थिंक आईटी में अगेन जैसे मैंने पहले बताया, ये जो हमारा डिलीवरी डायनामिक्स है ना, दैट इज़ एक्चुअली चेंजिंग, ओके। और वो पाकिस्तान के लिए ही स्ट्रेट जो है वो बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान से बैठ के ग्लोबल मार्केट्स के लिए काम कर रहे हैं, इट्स काउंट होता है ऑफशोर सर्विसेज के अंदर, ऑफशोर सर्विसेज में काउंट हो रहा है। बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं आईटी के जहाँ पर हम पाकिस्तान से ही अपनी रिसोर्सेज लगाएं और हम बेहतरीन काम दे सकते हैं। कस्टमर जो है उसको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा होता है। व्हेन ग्लोबली हम देख रहे हैं रिसेशन हिट कर रहा है, कस्टमर्स ग्लोबल मार्केट्स में बड़े कस्टमर्स जो हैं वो अपने आईटी स्पेंडिंग को कट कर रहे हैं और दे आर लुकिंग फॉर मतलब कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। वहाँ पर अगर हम कोई ऐसे ऑफशोर सर्विस के सोल्यूशन या सर्विसेज प्रोवाइड करें तो वो बड़ा हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि अगर रिसेशन आ रहा है और लोग अपनी स्पेंडिंग कट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे लिए बड़ा बेनिफिट हो जाता है। दूसरा ये कि आई जैसे आईटी की स्पेंडिंग है, यूजुअली कंपनीज उसको एज ए मतलब वो कोई संक इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। जो भी आईटी की इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली कस्टमर कंपनीज को कुछ पीछे फ़ायदा ही दे रही होती है। कहीं पर वो अगर वो आईटी में इन्वेस्ट करेंगे तो दे विल ग्रो, या फिर दूसरे एवेन्यूज़ में वो कॉस्ट कटिंग करेंगे। आई थिंक ऑल इन ऑल पाकिस्तान के लिए अच्छा ही है कि जिस तरह के डिलीवरी डायनामिक्स चेंज हो गए हैं और वो बिकॉज ऑफ कोविड है या फिर दूसरे रीजंस की वजह से वो हमारे लिए ओवरऑल बेटर अच्छा ही है हमारे लिए। अच्छा अफजल साहब, जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा समझी जाती है कि वो 80% 70% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा राइस हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक सेक्टर और यानी कि आईटी सेक्टर वो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 बिलियन 3 बिलियन 4 बिलियन टारगेट्स जो हैं वो हमेशा ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। आप समझते हैं क्या एक मल्टीप्लिकेशन हर ईयरली हो रहा है, तो क्या इसका ट्रेंड होगा अगर 2030 की बात करें तो कितना हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे? और दूसरा आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो 5th नंबर पे आता है काइंड ऑफ क्वालिटी, अगर हम बात करें कि क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि सो आप समझते हैं कि अगर ऐसा काम जो क्वालिटी है और कॉस्ट बहुत लो है तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ यूटिलाइज़ कर लिया जाए कि क्वालिटी अच्छी हो और कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ा दी जाए और हमारा जो यंगस्टर्स हैं, ह्यूमन कैपिटल है, इसको यूटिलाइज़ किया जाए? अच्छा, इसमें ना सिर्फ मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स है। अब देखें जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले सालों में आईटी सेक्टर जो है अगर कुछ कंपेयर देंगे पिछले 5 साल में जो 700% ग्रो कर गया है। कहीं पर हम शायद 4 बिलियन का टारगेट कर रहे हैं कि आईटी से $4 बिलियन होगा। बट आई बिलीव कि नंबर्स और परसेंटेज को ज़रा सा हमें साइड पे रख के अपना ट्रू पोटेंशियल देखना चाहिए। हमारा ट्रू पोटेंशियल है 230 मिलियन की पॉपुलेशन, हमारी लेस देन 30% लेस देन लाइक अराउंड 150 मिलियन जो है वो लेस देन 30 ईयर्स की पॉपुलेशन है। तो हमारे पास समझें कि एक सप्लाई चेन में अच्छी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। टेक्सटाइल सेक्टर था तो पीछे हमारे पास अच्छी कॉटन होती है तो टेक्सटाइल सेक्टर ने बूम किया। हमें ये देखना है कि ये जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको रिसोर्स को किस तरीके से रिसोर्स क्रिएट करें, स्किल डेवलप करें और करें। ओवरऑल जो आईटी भी जिस तरह से चेंज हो रहा है ना, तो आईटी में भी अगर देखें तो एक ट्रू यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन जो है शायद अब इतनी ऐसा लग रहा है बने, इतनी ज़रूरत भी नहीं आएगी। अगर लोगों को आईटी की जो भी प्रोग्रामिंग है, जो सॉफ्टवेयर हैं, अगर वो इस्तेमाल करने होते तो शायद कोई पूछे भी नहीं कि आप कहाँ के ग्रेजुएट हैं। तो आई थिंक मास लेवल के ऊपर जो आईटी ट्रेनिंग्स है ना, उसके ऊपर भी हमारा अपना फोकस एज अ कंट्री बनना चाहिए। तो ताकि जैसे हम ये पूरे मास लेवल पे रिसोर्सेज आएंगी, देन वी विल सी कि हमारी बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। इट विल नॉट बी कि 4 बिलियन से 8 बिलियन है, वो कहीं ज़्यादा ऊपर जा सकती है। अगर आप कोई लिमिट नहीं है। अगर आप क्वांटम ही देख लेना, जैसे अगर 4 बिलियन में से शायद $2.5 बिलियन होंगे जो प्योर शायद सर्विसेज से आते हों। अगर हम स्टैंडर्ड मार्केट रेट्स पे कंपेयर करें तो इसका मतलब है वो $2.5 मिलियन जो है एवरेज 75,000 100,000 रिसोर्स दे रही हैं। अब सिर्फ 75,000 100,000 रिसोर्स अगर $2.5 मिलियन पे कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और अगर फॉर एग्जांपल हम अगले 5 सालों में अपने आप को $1 मिलियन पे ले जाएं तो आप सारी मैथ्स लगा सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर कन्वेंशनल सेक्टर को छोड़ के अगर ये आईटी तो एक अनकन्वेंशनल था ना जो 2-3 साल के बाद दिखाई दिया है, तो आप देखें अगर ऑयल सेक्टर से ज़्यादा इसकी इनकम या इसके प्रॉफिट्स देखे जा रहे हैं। आप इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर आईटी की 150 बिलियन से ज़्यादा 162 एंड 163 बिलियन के अराउंड जो है वो एक्सपोर्ट्स देखी जा रही है, आईटी की एक इनकम देखी जा रही है या प्रॉफिट देखे जा रहे हैं। सो अगर ऐसी ही कोई मल्टीप्लिकेशन या फॉर्मूला हो, क्योंकि हम एक $1 बिलियन के लिए IMF से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये तो यहाँ पर तो सारे चेंजेस आ जाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ही चेंजेस आ जाएंगे। हमें बस ये देखना है कि हमारा अपना जो पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हम उसको किस तरह से इतना
efficient کر دیں کہ وہ پوری چیزیں ہمارے پاس ہر طرح کی ریسورسز ہر طرح ریڈی ہو پاکستان گئی کے ہوں. اندر کہاں پوٹینشیل زیادہ دکھائی دیتا ہے؟ ان سٹیز بات کریں، رورل یا اربن ایریاز کی بات کریں، یا پروونسز اگر چینج کرنے کی بات کریں، تو کون سا ایریا جہاں آپ کو زیادہ پوٹینشیل ہائی لائٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ ابھی دیکھیں ڈیفینیٹلی سندھ، کراچی ہے، جو میجر سٹیز ہے کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، یہاں پر ہیں. لیکن جو آئی ٹی کی ریسورس ہے نا، وہ بے شک آپ کی گجرانوالہ، رحیم یار خان کہیں پر بھی بیٹھی ہوئی ہے، صحیح ہے، وہ کام ویسے ہی کر کے دے رہی ہے. دے جسٹ نیڈ ٹریننگ آف مے بی جو بھی ڈلیوری پرسپیکٹیو سے کہیں پر 8 ہفتے کی ٹریننگ چاہیے، کہیں پر 4 مہینے کی ٹریننگ چاہیے. اس ٹریننگ کے بعد نا وہ ریسورسز ریڈی ہو جاتی ہے ڈلیوری کے لیے. آپ صرف ایسے دیکھیں کہ جو ہماری ریسورسز ہیں آئی ٹی کی نا، میں لٹرلی بولتا ہوں کہ اس کو آپ یہ نہیں دیکھیں آئی ٹی، آپ سمجھیں ہم کوئی بھی کنونشنل بزنس کر رہے ہیں، ہم میٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ جو ریسورسز ہیں وہ ہم یہ دیکھیں وہ ایکسپورٹ کوالٹی کی ریسورس میں کیسے جنریٹ کر رہا ہوں. صحیح ہے، ہم ایکسپورٹ کوالٹی کی ریسورس، کیونکہ ڈیفینیٹلی آئی ٹی میں سارے لوگ ہم ایکسپورٹ ہی ہوں گے. آئی مین لائک گلوبل مارکیٹ سے کام، لوکل مارکیٹ کے بھی کام کریں. ہمیں پوری وہ گریڈنگ کر کے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کون سے ایسی یونیورسٹیز ہیں، کون سے ایسے ایریا ہیں وہاں پر کس قسم کی ریسورسز ہیں، کون سی ریسورسز کو ہم کس طرح کی ٹریننگ دے کر کے اپنے لیے یوز کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بڑا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو ڈیلی یا پھر منتھلی کوئی نہ کوئی نیو سافٹ ویئر آ رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ نیا آ رہا ہوگا، اور آپ کو اسے ٹائملی اڈاپٹ بھی کرنا ہے. یہاں یہ ہوگا کہ جب تک وہ سلیبس میں آئے گا اور جب تک وہ شروع ہوگا تو یہاں پر آپ لوگوں کی ٹیکنالوجی چینج ہو کے کوئی اور آ چکی ہوگی. تو یہ بڑا مشکل نہیں ہے کہ اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ اتنا میجر چیلنج نہیں ہے، کیونکہ جتنی اچھی بڑی آئی ٹی کمپنیز ہیں وہ یونیورسٹیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور یونیورسٹیز کے جو فائنل ایئر گریجویٹس ہوتے ہیں وہاں پر ان کا اتنا اس لیول پہ کنیکشن ہے کہ کچھ یونیورسٹی ہے جو وہ ان کے سلیبس میں وہی چیز ہے جو ایکچولی پریکٹیکلی جن چیزوں پہ جا کے کام کرنا ہے. رائٹ. میں افروز صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. افروز صاحب، آئی ٹی سیکٹر نے کچھ چینجز لائے ہیں پاکستان کے اندر. ہم دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں تو وہ آئی ٹی کمپنیز جو 2-3 سال پہلے کہاں تھیں اب بہت زیادہ آگے دکھائی دے رہی ہیں. ڈو یو تھنک دیٹ کہ اب جو میں ان سے بھی بات کر رہی تھی افضل صاحب سے کہ کنونشنل چھوڑ کے اب انکنونشنل سیکٹرز میں بھی کافی پوٹینشیل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر اس کا کیا ورتھ ہے؟ دیکھیں، میں تو ایز اے لے مین اس ٹاپک پہ بات کروں گا. بھائی از اے پروفیشنل اینڈ آئی ٹی ایکسپرٹ. آئی واز لسننگ ٹو آصف پیر جو سسٹمس کے سی او ہے، فاؤنڈر سی او اینڈ پرہیپس دا موسٹ سکسیزفل آئی ٹی کمپنی ان دس کنٹری ڈورنگ دا لاسٹ 75 ایئرس. اس سے اندازہ لگائے کہ آپ وہ 30 روپیز پہ اسٹاک ایشو ہوا تھا. It went up to 95 میں I guess 800 rupees. In fact 800 تک گیا تھا، پھر 100% بونس دیے تھے. تو in a way it has gone up by 80 times. 10 روپے کا شیئر 800 روپے تک جانا، جو کہ بہت ہی کم ہوا ہے اور بہت ہی گرو کیا ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ $1 billion کی آئی ٹی ایکسپورٹس کرنے کے لیے یو نیڈ 35,000 ٹرینڈ پروفیشنلس. تو بھائی نے بہت اچھی بات بولی کہ آپ کو کوئی بہت ٹاپ کلاس یونیورسٹی دیکھیں انڈیا میں بھی ہے، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT ان پونے انڈیا. آج MIT میں کسی کو ایڈمیشن نہیں ملتا ہے تو وہ IIT جاتا ہے. اتنا انہوں نے انفارچونیٹلی ہم نے اتنا وہاں نہیں کیا. چلیں فار واٹ ایور ریزنس ہائر ایجوکیشن میں اتنا نہیں کیا. لیکن یہ جو 35,000 جو $1 billion کے ایکسپورٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے انڈیا میں، یہ IIT گریجویٹس نہیں ہیں سارے. They are just given training, short term training. ہمیں again advantage ہے 60% population تو ہماری they are young people. ہمیں اس پہ یہ آئی ٹی میں اتنا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اور ہر ایک کو بالکل ٹرن اراؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی ہائیلی یونیورسٹی گریجویٹ نہیں ہونا چاہیے جیسا انڈیا میں بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہائی اسکول کے بعد ہی آئی ٹی پروفیشنل اینڈ دے ول ارن ان ڈالرس. they earn in dollars and you convert in Pakistan rupees. تو اس پہ فوکس ہمارا بہت کم ہے. آئی ایم شیور پیپل لائک ہمارے آئی ٹی پروفیشنل ہے اور دوسرے ہے، یہ بہت کام کر رہے ہیں یہ لوگ. لیکن گورنمنٹ کو اور اس پہ جو ہے آئی ٹی منسٹری جو ہے آئی تھنک یہ از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب جو ہے امین صاحب یا جو بھی کیا نام ہے. لیکن وہ بہت ہی ریویمپ کرنے کی اور گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جائے آئی ٹی کی منسٹری کو. دیکھیں نا انڈیا کا ایکسپورٹس جو ہے آئی ٹی کا ایکسپورٹس، سعودی عربیہ وچ از دا بگیسٹ ایکسپورٹر آف آئل ان دا ورلڈ، اس کے آئل ایکسپورٹ سے زیادہ ان کا آئی ٹی ایکسپورٹس ہے. تو آئی ٹی منسٹری آئی تھنک ابھی تو جولائی میں ہماری پارلیمنٹ کا ٹرم ختم ہوگا، لیکن جو بھی آئی تھنک ابھی سے گراؤنڈ ورک کرنا چاہیے. دیکھیں میں آئی واز جسٹ کمنٹنگ
on one minister Ashfaq Tola, he's meeting businessmen, 4 महीने recently अभी appoint में है on tax reforms and various business groups को मिल रहे कर रहे हैं. He knows कि उनका term तो 4 महीने में ख़त्म होना है. लेकिन I think we need to have a very long term. मैं समझता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री किसी भी मुल्क में आईटी की मिनिस्ट्री होनी चाहिए. वेल एक्सप्लेन्ड और एलैबोरेटेड. मैं अफजल साहब से पूछना चाहूँगी. अफजल साहब, पॉलिसीज़ की बात हो रही है, तो क्या आईटी की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं वो सेटिस्फाइंग हैं? यानी कि अक्सर हम देखते हैं जो एक्सपोर्ट सेक्टर होता है तो उनके वो काफ़ी नाला नज़र आते हैं, काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं कि नहीं इसमें और होना चाहिए, इन सेक्टर्स को छोड़ के और भी एक्सपोर्ट के लिए लेवरेजेस देने चाहिए. आप समझते हैं कि आईटी के लिए काफ़ी है ये जो दिया हुआ है, जो भी आपको रिलीव्स या हॉलीडेज़? अभी देखिए 3 एरियाज़ हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या लॉज इम्पैक्ट करते हैं. एक है हमारा जो कॉर्पोरेट लॉज होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट ने नए लॉज लाए हैं, होल्ड को और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं. आपको होल्ड को का स्ट्रक्चर है. टैक्स के पर्सपेक्टिव से आईटी इंडस्ट्री जो है वो 0% के ऊपर है. अभी रिसेंटली कोई 1% ऐड हुआ था, वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है. फिर फॉरेक्स लॉ या फॉरेन एक्सचेंज लॉस पर्सपेक्टिव से जो चीज़ आजकल चल रही है वो 35% कैश रिजर्व है. वो ज़्यादा अभी डिफिकल्ट है, वो थोड़ा सा हमेशा अब से. क्या गवर्नमेंट ने तो इन प्लेस कर दिया है एक फर्स्ट स्टेज पॉलिसीज गवर्नमेंट की सपोर्टिव है. 35% इसको थोड़ा सा और फर्दर आप एक्सप्लेन करेंगे एज अ लेमैन लैंग्वेज? देखिए जब हमारा कोई भी डॉलर आता है, $1,00,000 आएगा, वो 35% जो है फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट के अंदर पार्क रह सकता है. वो पैसे हम ग्लोबली मूव कर सकते हैं. किसी भी देयर आर स्पेशल रीजंस जिनकी वजह से हम वहाँ पर करें. बेसिकली हमें हमारी जो कॉस्ट होती है, अगर कोई हम इंटरनेशनल कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, उसके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट ने देखिए ये लॉज अपने डाले हुए हैं, सही है. लेकिन क्या है, जब हम जिस तरह अब आईटी को अगर अब 4 बिलियन से 40 बिलियन पे जाना है तो गवर्नमेंट के लॉस ना वो कंसिस्टेंटली थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल होना चाहिए. अच्छा, उसमें एक चीज ये कि जो वो आप लोगों को टैक्स हॉलीडेज 2025 तक दिया गया था. आप समझते हैं कि उसको भी फर्दर एक्सटेंड किया जाए? उसको एक्सटेंड होना चाहिए. अदरवाइज तो आईटी इंडस्ट्री को एकदम एक मैसिव हिट लेना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ जो भी टैक्सेशन. फिर आपका भी ये प्रॉमिस होना चाहिए कि आप भी जैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं पर ईयरली आईटी के एक्सपोर्ट के अंदर, ऐसे ही फिर आपकी भी परफॉर्मेंस रहेगी. हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली हमारा पास्ट ये बता रहा है कि हम ग्रो कर रहे हैं और जो फ्यूचर में हमें अगर 4 बिलियन से 40 बिलियन पे जाना है तो जब हमें डेफिनेटली गवर्नमेंट से और सपोर्ट चाहिए होगी ना. 4 बिलियन हम पाकिस्तान बैठे नहीं कर सकते. तो वो जो 35% है वो आइडियली आपको ईज आउट कर देना चाहिए 50-60 पे. बिकॉज जब तक हम अपना कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान से बाहर ले जाके इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अपने ग्लोबल ऑफिस सेटअप करने होते हैं, एक अलग कॉस्ट होती है डेफिनेटली. अगर आप जर्मनी के थ्रू साथ कर रहे हैं तो आपको वहां भी एक ऑफिस, यहां भी एक ऑफिस. एग्जैक्टली, तो वो एक मेजर इन्वेस्टमेंट है जो कि आईटी करेगी, तो फिर हम इसको 40 बिलियन पे ले जा सकते हैं. गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट अगर हमें ऑपरेशनल चैलेंजेस जो हैं किसी भी लेवल के ऊपर वो स्मूदन करे, जो कि गवर्नमेंट की एटलीस्ट लास्ट 2-3 महीने में मैंने देखा है काफ़ी कमिटमेंट्स हैं. टैक्सेशन अथॉरिटी जो FBR है उन्होंने भी स्पेशल लोग असाइन किए हुए हैं कि अगर हमें कोई ऐसी ग्रीवेंसेस है वी कैन जस्ट गो एंड टॉक टू द पीपल. सही है, उस एरिया के ऊपर अगर काम करें दैट विल ऑल स्मूथ आउट. अच्छा, कौन से कंट्रीज हैं जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है? आप समझते हैं कि पाकिस्तान को यहाँ पर जो है वो अपना बिजनेसेस सेटअप करने चाहिए आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे जर्मनी है, जापान है, कहाँ आप समझते हैं कि पाकिस्तान का टारगेट है? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली. अब क्या है कि जैसे हमें अपना एक लैंग्वेज भी है हमारी ना, तो हमें वो वहाँ जो इंग्लिश कम्युनिकेट स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, नेबरिंग तो नहीं इनफैक्ट हमारे पास जो है हमारा UAE GCC जो है वो अच्छी एरिया है. हमारे पास यूरोप में UK है या आयरलैंड है, जर्मनी है, कोई बैरियर नहीं. जर्मनी में है लेकिन आई एम सीइंग पाकिस्तानी कंपनी सेटिंग अप देयर ऑफिसेस. डेफिनेटली जर्मन आई थिंक सीम्स लाइक कि शायद वो सीखना आसान होती है. उसके अलावा US है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर जो है सारी पाकिस्तानी कंपनी जो है काम कर रही हैं वो इन्हीं मार्केट को एक्सपोर्ट कर रही हैं. तो इट्स वेरी लॉजिकल फॉर देम कि उनके अपने ऑफिस जो है ना वो वैसे ही सेटअप करें. हमें अपनी नेबरिंग कंट्री जो इंडिया है उसको देखना चाहिए. इंडिया भी जो है ना काफ़ी टाइम उसने इसी तरह ऑफशोर सर्विसेज के लाइक सब कॉन्ट्रैक्टेड रोल में काम किया. एंड देन वी आर सीइंग कि जितनी बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, स्टार्टअप वगैरह, इनके सारे ग्लोबल ऑफिसेज US पे हर जगह पर सेटअप है. दिस इज द रीजन कि वो जो है ना एक, क्योंकि जब आप हम सिर्फ पाकिस्तान से बैठ के काम करेंगे तो हमारे रेट्स कम होंगे. जब हम ग्लोबल मार्केट में चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे रेट्स ज़्यादा हो जाएंगे. अच्छा, एक और चीज़ ये कि पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स का आपने जिक्र किया, या हम बात करते हैं जैसे कि अफरोज साहब ने जिक्र किया कि एक बड़ी कंपनी है स्टॉक मार्केट के अंदर, कुछ लिस्टेड हैं, जिस तरह देयर आर हैंडफुल कंपनीज. आप समझते हैं कि अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आ चुकी हैं बट दे आर नॉट रजिस्टरिंग देयर सेल्फ इन द स्टॉक मार्केट, और कुछ IPOs आए भी थे आई गेस, लेकिन अभी वो थोड़ा डिले भी है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, तो वो दे आर वेटिंग फॉर स्टेबिलिटी ऑल्सो. आप समझते हैं कि अब
टाइम है कि स्टॉक मार्केट को भी एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए, बिकॉज जेम बोर्ड भी आ चुका है। बिल्कुल कंपनीज को चाहिए कि वो उस तरफ जाए, बिकॉज आईटी इंडस्ट्री अगेन $4 बिलियन बड़े नेसेंट स्टेज में, एक दो कंपनीज ही हैं जो बड़ी हैं। हमें चाहिए कि जो लोकल कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उनको आईटी इतना अट्रैक्टिव लगे कि वो ट्रू सेंस में आए, और जिस तरह से बाकी बड़ी कंपनीज होती हैं जिस तरह रन करती हैं आईटी भी उसी तरीके से रन करें। अगर वो होगा तो हमें स्केल नज़र आएगा, लेकिन आई बिलीव उसके लिए गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है ना वो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट 3 एरियाज़ में, एक तो फॉरेन एक्सचेंज के जो लॉज हैं वो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरी चीज़ है ग्लोबल जो स्टेट लेवल मार्केटिंग है वो होनी चाहिए, कंट्री लेवल मार्केटिंग ग्लोबली होनी चाहिए, जिसमें ये मिसिंग है, आप समझते हाँ हैं? मिसिंग है, स्ट्रेट अवे मिसिंग है, जो कि हमारे अगर हम इसको अगर थोड़ा इस पे काम हो जाए तो प्रॉपर। एग्जैक्टली नेबरिंग कंट्री इंडिया है, अगर हम उसको देखें तो वहाँ पर ही सारे काम होते हैं। इंडिया इज फार अवे, बिकॉज अब तो आप अगर कंपैरिजन सऊदी अरब के ऑयल से करें तो फिर वो आगे निकल चुके हैं। सो यहाँ तो हमें तो अभी टाइम चाहिए, बट वी विल श्योर इंशाल्लाह ताला के आगे आने वाले दिन अच्छे होंगे। अफरोज साहब प्लीज़ इसके ऊपर बताइएगा कि डिफरेंट बिजनेसेस की बात करें, नॉट ओनली आईटी, क्या समझते हैं आप? अभी जो एक पॉलिसी रेट की हम बात कर रहे थे 20% टू हाई राइट नाउ, कहाँ दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में बिजनेसेस, और जो सिनेरियो चल रहा है वो थोड़ा सा बिजनेसेस को डिस्करेज कर रहा है। तो आप समझते हैं अभी एलसीज का इशू, और थोड़ा सा अगर आप इस सिचुएशन को डिफाइन करें। देखिए, जो हमारा इन्फ्लेशन का जो नंबर आया है लास्ट मंथ का, फरवरी का, विच इज़ ऑलमोस्ट 30%, तो इनके लिए अब आईएमएफ की एक कंडीशनैलिटी ये भी है कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट होना चाहिए जी। अब रियल इंटरेस्ट रेट तो अभी वी आर नॉ नेगेटिव बाई 10%, कि पॉलिसी रेट 10% 20% है और इन्फ्लेशन 30% है, तो ये तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगा मैं समझता हूँ। और मुझे थोड़ा सा अप्रीशिएशन इसलिए हो गया है कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी मार्च के 3rd या 4th वीक में थे। आई होप कि अगर उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में अब है, तो ये कहीं और नहीं बढ़ा है, क्योंकि देखिए तो जैसे अगर बढ़ने के इम्कानात हो तो कितना बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, बढ़ने के इम्कानात तो फिर दोबारा वो 100 and 200 बेसिस पॉइंट, तो आई वाज सिटिंग विद सम बैंक ऑफिशियल दिस आफ्टरनून, वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही देखें 21% 6 मंथ्स स्काइबोर है इस वक्त, और 3% स्प्रेड पे मिनिमम देते हैं। 24% पे लेना भी बिजनेस करना, चाहे आईटी या कोई भी बिजनेस करने के लिए, इनकम पे ही जाएंगे। एग्जैक्टली वो सब पैसा बैंक में रखेंगे। तो आई होप कि ये किसी तरह और ये आईएमएफ का यहाँ मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट रियली अ रैशनल सजेशन। बाकी सारी चीज़ें हमने मान ली है। तो क्यों ये पॉलिटिसाइज हो रहा है, आप समझते हैं? क्यों एक्सक्यूजेस आ रहे हैं वहाँ से? देखिए, अब जो भी है, ये बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ आईएमएफ इज यूएसए नाउ। कुछ महीने हमारे या कुछ भी किसी भी वजूहत से ब्लेम गेम चला है, और यूएसए को हमने काफी क्रिटिसाइज किया है। लेकिन अभी तो कल भी हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब को देखा कि दे आर इन टॉक्स विद यूएस। अभी हम देखा जाए तो वो उसको कल जो यूएस के एम्बेसडर ने भी बहुत पॉजिटिव कमेंट दिया है कि वो अब चीज़ें उसको बेहतर भी है। अब ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले जो है वो यूएसए को काफ़ी ब्लेम किया गया, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और ये सारी चीज़ें। तो they will not like it. They biggest shareholder at the end of the day, it's a Washington based body, and the biggest shareholder of IMF is USA. तो you can't just तो ये इसको काफ़ी मैं समझता हूँ इसमें फॉरेन मिनिस्टर हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। काफ़ी जो बिलावल है उन्होंने फोरम पे हर चीज़ को रेज किया है ये। तो आई होप कि कल के यूएस एम्बेसडर अगर दे विल नॉट से एनीथिंग अनलेस दे नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो ये बड़ा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एंड आई होप कल के बाद तो आज भी मार्केट ने भी थोड़ा सा, हम देख रहे थे, एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दी, और फिर उसके बाद थोड़ी सी एक अपवर्ड डायरेक्शन भी थी जी। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अब तो कुछ ना कुछ हालात सेट हो जाएंगे। लास्ट जो एक मार्केट देखिए, मार्केट में वो हम कहते हैं हमेशा प्राइस डिस्कवरी वॉल्यूम्स की बेसिस पे आते हैं। वॉल्यूम्स कम हो गए और ब्लू चिप्स की भी प्राइस डिस्कवरी नहीं होता है। इंडेक्स में तो ब्लू चिप स्टॉक्स ही है ना, KC 100 इंडेक्स में बाकी 550 कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है। वॉल्यूम्स उनमें भी होना चाहिए, 3rd टियर सेकंड टियर स्टॉक्स में भी, लेकिन टॉप टियर स्टॉक्स तो KC 100 के हैं ना,
वहाँ प्राइस डिस्कवरी नहीं आ रही है। और मैं समझता हूँ ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज चीपर, यानी आप फंड्स कंपनीज को लिस्टिंग करके फंड्स लें, देयर इज नो कंपल्शन ऑन पेइंग कंपल्सरी इंटरेस्ट जस्ट लाइक बैंक्स कि इनको 150 बेसिस पॉइंट देना कम ही देना देना होता है, है। हाँ। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम, एंड आई थिंक जो लार्ज ब्रोकरेज हाउसेज या जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं उसमें आईटी के कंपनीज के भी आई डोंट वांट टू नेम, बट ये Yeah, I have, लार्ज only- ब्रोकरेज हाउसेज जो है वो आईटी को भी काफ़ी के कंपनीज, जो आईटी के कंपनीज भी लिस्टिंग के लिए जाएं उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ दिस इज वेरी गुड टाइम कि लोग यहाँ से पैसा रेज करें रादर देन बैंक से पैसा रेज करना तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। अच्छा अफरोज साहब, आपने वेल डिटेल्ड इसको बताया है, लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग है यहाँ पर वो है कि एक्सपोर्ट भी बढ़ानी है। आईटी के अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें बड़ी अच्छी एक कोशिशें चल रही थी और डे बाय डे एक्सपोर्ट के नंबर्स इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन अब हम वो वैल्यू एडिशन या वो नंबर्स अचीव नहीं कर पा रहे। उसके बारे में भी बताइए कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इम्पोर्ट बेस एक्सपोर्ट और फिर ये फॉर्मूला जो था वो थोड़ा हर्ट कर रहा है, या फिर हमें अब सब्सटीट्यूशंस की तरफ जाना चाहिए? ऑल्टरनेटिव वेज हमारे पास बहुत सारे हैं, तो क्यों हम सब्सटीट्यूट्स की तरफ नहीं जा रहे? देखिए सब्सटीट्यूट्स की तरफ बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। आई थिंक एक जुबैर मोतीवाला एक परसों एक सेमिनार में उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि एनर्जी में सिर्फ हम फोकस कर लें, 23 बिलियन डॉलर्स का हम इस पे इंपोर्ट है, विच इज़ लाइक टेकिंग अवे ऑलमोस्ट द इंटायर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री, कि 23 बिलियन डॉलर्स हम सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट में हम करते हैं। तो ये जो फॉसिल फ्यूल की इंपोर्ट में कर रहे हैं उसको हम 50% भी कम कर दें थ्रू सोलर एनर्जी, थ्रू विंड एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई है होटल मैरियट में, गवर्नर सिंध भी आए थे उसमें। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये जो हमारी ये एनर्जी, तो ताकि हमें ये इंपोर्ट ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूट है सारा, फिर आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी जी। आज आपको एलएनजी इंपोर्ट करना पड़ता है, आपको डिफरेंट फ्यूल्स आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं और फ्यूल का अगर इंपोर्ट local- बिल हमारा इतना ज़्यादा है। एग्जैक्टली तो ये मैं समझता हूँ अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये ह्यूज सोलर का तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से इतने नेचुरल हमें ये है कि सोलर से इतनी एनर्जी बन सकती है, कोल से अब एनर्जी बन रही है, लोकल कोल, जहाँ हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यूज़ ना हो, डैम है, न्यूक्लियर पावर से है, जो पानी से बिजली बनती है हाइडल पावर, यहाँ, तो ये सारे। और ये अच्छा मैं एक सुन ही रहा था जो हमारे मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम है कि उन्होंने कहा कि अब ये फॉसिल फ्यूल और इंपोर्टेड फ्यूल को बिल्कुल डिस्करेज करेंगे। इनफैक्ट वो भी उनका वो आए नहीं थे कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उनका वीडियो मैसेज था खुरम दस्तगीर और इवन मुसद्दिक मलिक ने भी मोरलेस सिमिलरली बात की है कि ये अब जो कोई भी इंपोर्टेड फ्यूल के पावर प्लांट्स को बिल्कुल ही एनकरेज नहीं करेंगे। राइट। अफजल साहब, यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंगस्टर्स आईटी में आना चाहते हैं, लेकिन उनको इतना जो उनके वेज हैं वो नहीं पता कि कौन सा वे है जो लेना चाहिए। आई मीन डेफिनेटली अगर दो तरह की चीज़ें हैं यंगस्टर्स को ना, एक जो कि कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी पाथ होता है ओके, जहाँ पर वो ग्रेजुएशन करें आईटी में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी या अफोर्डेबिलिटी के मसले होते हैं, वो मेजर यहाँ पर काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो मास स्किल आईटी ट्रेनिंग्स करा रही हैं, वो उस तरफ जाएँ। Let me rephrase my question. What is the age to enter in software? आई थिंक प्लस 18 शुड बी गुड। Plus 18 प्लस जब इंटर हो जाता है ओके, और फिर अगर मेच्योर बंदा है और उसकी थोड़े कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, सही है, तो वो आ सकता है इस तरफ ना। फॉर एग्जांपल जो हम बात करें नई टेक्नोलॉजी की, माइक्रोसॉफ्ट को ही मैं ले लूँ एग्जांपल दूँ, उनकी जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होती थी वो भी चेंज हो गई, उसको अब बोलते हैं लो कोड नो कोड, मतलब कोई जिस तरह की पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती थी अब वैसी डेवलपमेंट नहीं है। अब आई वाज जस्ट लुकिंग एट सम माइक्रोसॉफ्ट की किसी बंदे की, बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट का टारगेट है कि वो उसको 2.5 मिलियन डेवलपर्स रेडी करने हैं लो कोड नो कोड के, सही है, जो कि जिसके लिए फिर इसका मतलब है कन्वेंशनल 4 साल की डिग्री नहीं चाहिए आपको, नहीं चाहिए, सही ना। आप कंपैरेटिवली आप साल भर की ट्रेनिंग भी ना अच्छे से और इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ आप लो कोड नो कोड के लिए रेडी हो जाएंगे, सही है।
تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے وہ ریپلیس کر دی 4 سال کی ٹریننگ اینڈ ناؤ یو آر ریڈی ٹو گو فری لانسنگ موڈ میں. آپ کسی بھی طریقے سے ایکسپورٹ ہونے کے لیے ریڈی ہیں, کسی بھی بڑی آرگنائز آئی ٹی کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں, آپ کسی طرح سے بھی کام کر سکتے ہیں. اچھا آپ نے جو کہا کہ آپ ریڈی ہیں ایکسپورٹ ہونے کے لیے, اٹ مینس کہ آپ باہر جا کے ہی کام کریں گے یا پاکستان سے بھی کام کر بیسٹ تھنگ از کہ اس میں آپ کا جو برین ڈرین کا ہے وہ ختم ہو گیا, بیکاز وہ لوگ پاکستان سے باہر نہیں جا رہے ہیں, وہ پاکستان سے بیٹھ کے ہی ڈالر میں ارن کر رہے ہیں, وچ از گڈ فار پاکستان. اگر لوگ باہر بھی جاتے ہیں, یہ بڑا ایک عجیب سا فارمولا ہے, لوگ باہر بھی جاتے ہیں تو ان کی فیملیز تو یہیں پر ہوتی ہیں, ریمیٹنسز کی صورت میں پیسہ یہاں آتا ہے, تو وائی وی آر کالنگ اٹ برین ڈرین. وہ اصل میں جن کو کنٹری کو آگے لے کے جانا ہے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے, جنہوں نے فیوچر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا کمپیٹنٹ ٹیلنٹڈ بچہ ہے. If there is no opportunity or we are lacking of opportunities, so why we are not grabbing that opportunity which is outside the Pakistan? ہاں اس میں کیا ہوگا کہ یا برین برین میں لڑکے اگر باہر, اگر وہی بندہ اگر پاکستان میں رہتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ 2-3 سال کے بعد اپنے ساتھ 30 لڑکے اور پلگ کر کے پاکستان کو فائدہ دے, جو پوٹینشیل پاکستانیوں میں پوٹینشیل ہے کہ وہ کر سکے. لیکن وہ ایک امیڈیٹ نیڈ دیکھتے ہیں, ان کو لگتا ہے پاکستان میں کوئی مسئلے مسائل ہیں, جس طرح کی سچویشن ہے ہماری اکانومکلی یا پولیٹیکلی, تو لوگ پاکستان سے باہر نکل جاتے ہیں, اس لیے اس کو بولیں گے کہ وہ برین ڈرین ہو گیا, ہمارے کام نہیں آیا وہ. اچھا آئی ٹی سیکٹر کے اندر آپ نے یہ نو کوڈ لو کوڈ کا آپ نے بتایا, اس کے علاوہ اور کون کون سے سافٹ ویئر ڈیولپنگ ہے یا پھر سوشل میڈیا کی طرف جانا ہے, کون کون سی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور فیلڈ موجود ہے؟ اس کو اگر ہم دیکھیں نا تو ایک آئی ٹی سیکٹر کے اندر ایک بزنس اپلیکیشن کی فیلڈ ہے جس کے اندر کمپلیکس ERPs وغیرہ آتے ہیں, اوکے, یا پھر کولیبریشن کی ایک فیلڈ ہے جس میں ہمارا جس طرح مائکروسافٹ آفس ہے یا ٹیمس ہے, چیٹ کے سافٹ ویئرز ہیں, صحیح ہے, جس میں کارپوریٹ چیٹس وغیرہ ہو گئے, سولوشن سوشل میڈیا ہے, یا پھر لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں, سوشل سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا کچھ کام کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر اینڈ سیکورٹی پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے وہ سارا کام, صحیح ہے, AI کے اوپر کام ہو رہا ہے, ڈیٹا کے اوپر کام ہو رہا ہے, یہ ڈفرینٹ 4-5-6 میجر ایریاز ہیں. لیکریٹو فیلڈ ان میں سے اگر دیکھا جائے تو آئی بلیو جو لیکریٹو تو ہے, بٹ اٹ آل ڈیپینڈس وہ کس قسم کی ریسورس ہے جو دیکھ رہی ہے. کسی کے لیے بزنس اپلیکیشن اچھا ہے, کسی کے لیے ڈیٹا AI, اور کسی کے لیے SEO, مطلب وہ گریڈنگ ہے ہر چیز کی. تو ایک فار ایگزامپل اگر انٹر کے بعد کوئی بچہ آتا ہے شاید وہ SEO کے اوپر جلدی چل جائے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن پہ جلدی چل جائے, یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر جلدی چل جائے, وہ انٹیلیجنس اس کے اندر اس لیول کی انٹیلیجنس یا ایک لیول کا مطلب اپنے کریئر کے کس پوائنٹ میں ہے جہاں پر وہ جا سکتا ہے ان ساری چیزوں. بیکاز میں اس لیے بھی پوچھ رہی ہوں کہ ہمارے جو ینگسٹر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایزی ہو جائے کہ جب وہ IT کی فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو وہ کیا پلگ کرتے ہیں یا کہاں اٹریکٹ ہوتے ہیں, تو اس لیے بھی ضروری ہے. سو افروز صاحب, اگین اکانومک پوائنٹ آف ویو, اب ہمارے لیے کچھ دن باقی ہیں IMF کے لیے. آپ نے کہا کہ جون میں پروگرام ختم ہو جائے گا, سو کیا یہ $3 بلین ہمیں مل جائیں گے؟ نہیں, دیکھیں وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا, بیکاز ون آف دی کنڈیشنالٹیز IMF کی فری فلوٹ کی تھی, جو ہم نے شاید اس کو شروع میں نہیں کیا اس سے, تو وہ کچھ 3-4 مہینے اس میں لیٹ ہوئے, تو وہ $1 بلین اگر ہمیں اس وقت مل جاتے ہیں. ڈیفیکلٹ کہ یہ گورنمنٹ نے تمام ڈیسیجنز جو ہیں وہ ان پاپولر لیے, یہ کتنا مشکل تھا یہ کرنا؟ بہت مشکل تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرٹیکولرلی وی آر ناؤ ان الیکشن ایئر, تو I have a gut feeling, and it started with the earlier finance minister, in fact Dr. Miftah Ismail آئے, اور اس کے بعد ابھی اسحاق ڈار بھی وہی پالیسیز کو کنٹینیو کر رہے ہیں. تو بہت ہی ان پاپولر ڈیسیشنس لیے. دیکھیں ملک ہوگا تو سب کچھ ہوگا نا, ملک ہی اگر نہ ہوگا تو. اور یہ ایک اور بات بھی میں بتا دوں, کوئی بھی گورنمنٹ آئے, بیک ٹو بیک ہمیں IMF سے ایک اور نیا پروگرام بھی ہمیں کرنا ہوگا. جون میں پروگرام ہمارا ختم ہو رہا ہے, لیکن یہ جون کے بعد جب الیکشنز اکتوبر میں ہوتے ہیں, جولائی میں ٹرم ختم ہوتا ہے, تو یہ دوبارہ IMF کے پاس جانا ہی پڑے گا. رائٹ, IMF کے پاس ہمیں جانا ہی پڑے گا, اور یہی ایک دکھائی بھی دے رہا ہے, گورنمنٹ بھی اس بات کا اندیا دے چکی ہے. اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو فائنینشیل اسسٹنس جو چائنا سے اور ڈفرینٹ فرینڈلی کنٹریز سے تھی, وہ بھی IMF کا ویٹ کر رہے ہیں, اور ان کے اندر بھی تھوڑا سا ایک ریجڈنس دکھائی دے رہی ہے. اس کا کیا سولوشن ہے افروز صاحب؟ پہلے تو تمام چیزیں بڑی الائن تھی, اب کیا ایسا ہو گیا کہ ہم نے کیا کوئی نیگیٹیوٹی کر دی جو ابھی تھوڑا سا, یا پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سہرا سارا گلوبل ریسیشن کو جاتا ہے؟ سب اپنا اپنا سوچ رہے ہیں. This has become so complicated because پہلے جو جتنا ہم پڑھتے تھے, دیکھتے تھے, سنتے تھے, تو اس میں یہ تھا کہ IMF اگر لون دے گا تو باقی کنٹریز بھی لون دے گی. اب اس طرح سے ہو گیا, اب IMF کنڈیشن ڈال رہا ہے کہ بھائی ان سے آپ رائٹنگ میں لے کے آئیں
कि आप पाकिस्तान को हम देंगे, दोनों एक दूसरे तो से हम गारंटी देंगे। मांग तो रहे ये दिस इज सच आई थिंक IMF हैज टू शो मोर, कहना चाहिए जेनरोसिटी एंड मैग्नानिमिटी, कि भाई ये जो है हम जिस हालात से हम गुजर रहे हैं प्राइमरीली फ्लड्स की वजह फ्लड्स की वजह से, तो right. ये इस तरह से डिले करना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आई होप कि सम कॉमन सेंस प्रिवेल्स हो, ये हमारा IMF से लैंडिंग हो जाएगा। इंशाल्लाह बेटर सेंस प्रिवेल। वेल, थैंक यू सो मच अफजल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अफरोज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की IT सेक्टर पे, डिटेल डिस्कशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और नीड ऑफ द आवर भी है, और साथ साथ हम देख रहे हैं ये पोटेंशियल यकीनन पाकिस्तान के अंदर यूटिलाइज होगा, आने वाले दिन बेहतर होंगे और हम इसी तरीके से जो एक एक्सपोर्ट के नंबर से डेली बेसिस बढ़ रहे हैं इनको बढ़ाने में मदद दे सकेंगे। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।